आज बात जम्मू कश्मीर की, जिसकी गर्दन में 2019 से पहले तक अनुच्छेद 370 कांटे की तरह फंसा हुआ था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, और बीजेपी की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसे घिस डाला, या यूं कहें कि इसका खात्मा कर डाला। संविधान के पन्ने में जोक की तरह चिपके अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए निकालकर फेंक दिया। लेकिन अब इसी अनुच्छेद की चर्चा जम्मू कश्मीर में फिर से जोर शोर से होने लगी। मामला यह है कि चुनाव आ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वादे के कारण से केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लपेटे में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने चुपते हुए सवालों की 10 लिस्ट जारी कर दी और सीधे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा। अमित शाह के सवाल के बाद बीजेपी ने सवालों का ऐसा अंबार लगाया कि कांग्रेस जवाब देने की जगह बीजेपी से ही सवाल पूछने लगी। कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के संगी साथी भी बीजेपी को आईना दिखाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या 370 की बहाली संभव है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक काठ की हांडी है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर से चढ़ाया है? क्या इसे कांग्रेस को और कांग्रेस की मौन सहमति मान लिया जाए? क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे का असर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? तो आज इन्हीं सवालों की हम पड़ताल करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? महीना वो भी अगस्त था, महीना ये भी अगस्त है। वो साल था 2019 का, जब जम्मू कश्मीर के कलंक को धो दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए हमेशा हमेशा के लिए 370 को जम्मू कश्मीर से मिटा दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें में लेकर यहां पर उपस्थित हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बरसों तक बहस चली। आखिरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। यानी जो चैप्टर क्लोज हो गया था, उसके पन्ने एक बार फिर पलट दिए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 का जिन एक बार फिर निकाला है। कश्मीर के तापमान को बढ़ाने की फिर कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन सियासत ने फुल स्पीड तब पकड़ी जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का धागा बांधा, तो सबसे पहला और प्रामाणिक सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने ही उठाए। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 351 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए एनसी के निर्णय का समर्थन करती है? क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इसके बाद तो बीजेपी के हमले कांग्रेस पर तेज हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को
अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आगे बढ़ने का तब फैसला लिया जब चंद रोज पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने 370 पर बोलने की जगह बीजेपी पर निशाना जरूर साधा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी ने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसकी घोषणा पत्र पर कुछ क्यों नहीं बोलती? 99% टेररिज्म के संबंधित कैदी जेल के अंदर है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिससे आप गठबंधन करके इलेक्शन में चुनाव में लड़ने वाले हैं, जो टेररिस्ट से संबंधित जो लोग जेल के अंदर है, उनका रिलीज करने वाले पार्टी के साथ कैसा गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी जी बताना चाहिए। बीजेपी के सारे सवालों का जवाब विपक्ष भी सवालों के साथ दे रही है। मैंने तो नहीं, 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। मैंने कहा 370 हटाने की वजह से इस मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। जम्मू कश्मीर की इस लड़ाई में जिन्होंने 370 के खात्मे के पक्ष में आवाज बुलंद की थी, आज उनके सुर बदले हुए हैं। गृह मंत्री जी स्मृति दोष का शिकार हो गए हैं, उनकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अटल जी की सरकार में रही है। अमित शाह भूल गए? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके नेता उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अटल जी पाकिस्तान समर्थकों को अपने साथ रख रहे थे? दरअसल ये लड़ाई सियासी हो गई है, जिसमें एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके साथ अलायंस रहा, जब तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे तब तक अलायंस रहा, और पीडीपी के साथ भी अलायंस रहा। तो जब वो करे अलायंस तो सही है, तब राष्ट्रवादी बात करते हैं कि तो ये राष्ट्र के हित में है, और जब हम करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। अरे साहब, पॉलिटिकल लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज है कि हीलिंग टच देना, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, वो हीलिंग टच की पॉलिटिक्स होगी। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अपने मैनिफेस्टो में बता देंगे आपको। इंतजार करिए ना, क्या बात कर रहे हैं साहब। और आप तो वो थे, 370 के बाद कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल। अपने सांसदों तक को जाने नहीं दिया। यूरोप का एक स्पॉन्सर्ड टूर करवाया आपने, और आज जम्मू संभाग में हमारे जवानों की शहादत हो रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में डल लेक का पानी काफी बह चुका है। वहां के हालात बदल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीट पर वोट पड़ेंगे। 25 सितंबर को दूसरे चरण में 26 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
यानी 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में 3 फेज में लोकतंत्र के त्योहार का जश्न दिखेगा। 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली पर बवाल मच गया है। बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में हमेशा से ही 370 के खात्मे का जिक्र रहा था। केंद्र की सत्ता में जब वो दूसरी बार आई तो उसने अपने इस वादे को पूरा भी कर दिया। अब तीसरी बार बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई है तो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इस मुद्दे से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा और बीजेपी को कितना, क्योंकि विधानसभा के चुनाव सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, हरियाणा में भी इसी दौरान चुनाव होने वाले हैं और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के भी चुनाव हैं। यानी राजनीतिक दलों के लिए सियासत का पूरा आसमान खुला है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी, आज तक।